नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और द फ्री प्रेस के दो टूक में आपका सबका स्वागत है। अभी तक हम आपको दिखलाते रहे हैं कोरोना ने कितना भयानक रूप धारण कर लिया था, लेकिन आज की डेट में कोरोना स्लाइड पर है और ये हम लोग के लिए एक ये अच्छी खबर है कि धीमे धीमे लगता है कि अब ये विदा विदाई ले रहा है। लेकिन जाते जाते भी अगर ये भी मान लिया जाए कि जा रहा है, तो जाते जाते काफी तकलीफें पैदा कर रहा है। तरह तरह की नायाब चीजें हो रही हैं लोगों के साथ जो इसका शिकार हो चुके हैं, और साथ ही साथ एक वार्निंग भी आ रही है बार बार विभिन्न सोर्सेस से कि एक थर्ड वेव भी आना भी बाकी है। हम इन सब इश्यूज पे आज हमने बात करने के लिए जो है दो खास मेहमान बुलाए हैं। एक को तो आप सब जानते ही हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर अमरीश मित्तल, जो कि लखनऊ की शान है। और खाली लखनऊ की शान इसलिए है क्योंकि लखनऊ के अकेले पद्म भूषण हैं और बहुत वेल नोन एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, बट उसके अलावा एक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। गोरखपुर में जो एम्स बन रहा है उसके प्रेसिडेंट हैं, और वैसे तमाम हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद आजकल मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सारे मैक्स चेन के चेयरमैन हैं ऑफ एंडोक्राइन साइंसेस। स्वागत है डॉक्टर अमरीश आपका। और साथ ही हमारे साथ एक और लखनऊ बॉय हैं, हु इज रियली अ यंग लखनऊ बॉय, कार्तिकेय बत्रा, जो बैठे तो हुए हैं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन वहां से बैठे हुए जो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का खेल है और भारत के आंकड़ों का खेल है उस पे नजर रखते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे क्या माने हैं और आगे जाके क्या दिशा दिखाने वाले। तो हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर अमरीश आपसे कि पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि या ये जो क्या ये तीसरी वेव का सिर्फ हुआ है या एक्चुअली इस तरीके का खतरा रियल है? देखिए शरद, आपको याद होगा फर्स्ट वेव के बाद भी लोगों को लगा था कि शायद ये खत्म हो गया है और हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई और ढीला भी उस ढील देने की वजह से ही शायद हम इस समय इतनी तकलीफ हमने उठाई है पूरे देश ने। जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि देखिए, ये ब्लेम करना बहुत इजी है कि किसी ने ये किया वो किया, वो तो सही है, बहुत कमियां शायद रही होंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो आया सेकेंड वेव, जिस स्पीड से आया और जिस तरह के नंबर्स उसमें आए वो किसी ने नहीं किया था। दुनिया के बेस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट ने भी ये नहीं बोला था इस वेलोसिटी से और इस फेरोसिटी से ये सेकेंड वेव आएगा। और फर्स्ट डे से ये बात, जो हम लोग क्लिनिकल लोग हैं वो ये सोचते रहे कि ये कुछ तो बात है, ये सिर्फ लेटिंग डाउन गार्ड वाली बात नहीं, वो तो है, पॉलिसीज की बात है, लेकिन कुछ तो बात है। इतने नंबर जिंदगी में किसी ने कभी देखे ही नहीं, दुनिया में भी किसी ने एक साथ इतने नंबर नहीं देखे। द राइज वाज एक्सपोनेंशियल and that happened and everyone said kuch to baat hai, there is some change in the virus. And after dragging our feet and going so slow in gathering data on the genomics, we are now अब हम मान रहे हैं कि वो वेरिएंट्स हैं। तो एक तो ये कि वैसे ही कोरोना वापस आया, ऐसे ढील छोड़ी लोगों ने वापस आ गया वो, लेकिन साथ साथ वो थोड़ा रूप बदल के भी आया। अब सब मान रहे हैं, अभी भी डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब सब मान रहे हैं कि जो वेरिएंट्स हैं, मतलब जो म्यूटेशन वायरस में होते हैं, उनमें कुछ ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से इस बार बहुत तेजी से फैला है। शायद, वी नॉट श्योर येट, बट शायद यंग लोग को ज्यादा इफेक्ट किया है और कुछ डिफरेंट डिजीज प्रोफाइल आ रही है पिछली बार के मुकाबले। इसलिए मैं ये बैकग्राउंड दे रहा हूं कि तभी हम थर्ड वेव के बारे में समझ पाएंगे। अभी तो सेकेंड वेव से ही हम निकले नहीं है। सेकेंड वेव बहुत जगह चल रहा है और अभी पीक करेगा बहुत जगह। मुझे तो डर ये है कि नॉर्थ ईस्ट और जगह जहां इतना नहीं है कोविड, ये लहर की तरह उधर न जाए। दिल्ली में कम होने से हम लोग खुश नहीं हो सकते, लखनऊ में कम होने से अच्छी बात है,
बट इंडिया बहुत बड़ा देश है और कार्तिकेय इसको बेहतर समझते हैं। डेटा में जब आप देखते हो कि इंडिया को पूरा डेटा करना इज अ वेरी, बहुत कभी कभी फेलेशियस होता है, बड़ा मिसलीडिंग होता है। हो सकता है कुछ तो सेकंड वेव भी अभी दूर दूर तक खत्म नहीं है। पर अगर हम ये माने कि दिल्ली में वाकई, एग्जाम्पल दिल्ली लखनऊ यूपी का लें, जहां सेकंड वेव डेफिनेटली कम हुआ है, कोई डाउट नहीं है कि केसेस इतने शार्पली बढ़े, उतने शार्पली कम हो गए, अगर इतना हम मानते हैं तो भी ये बात नहीं कोई कह सकता कि थर्ड वेव नहीं आएगा। हमें तैयारी पूरी रखनी है। थर्ड वेव भी आ सकता है। थर्ड वेव तब नहीं आता है जब हम इस पीरियड में, जब हमें गैप मिलता है बिटवीन वेव्स, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें। वो मुमकिन नहीं है अपने यहाँ, तो डिस्कशन की पॉइंट नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी करें, उतनी वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है कि आप कर लें। अब आप करना चाहें तो नहीं हो सकता। तो इसलिए थर्ड वेव के लिए तैयारी पूरी रखनी है। शरद, जैसे हमने सेकेंड वेव के लिए गलती करी वो हमें नहीं करनी है। ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-3 महीने बाद आएगा थर्ड वेव, उस समय भी मॉडलिंग चल रही है, बट इट इज अ, उसके लिए हमें सेकेंड वेव का डेटा बहुत एक्यूरेटली चाहिए, तभी हम थर्ड वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं। सो दैट इज कार्तिकेय, सिंस आप डेटा का एनालिसिस करते हैं और जगह जगह के आपने इंटरनेशनली इसको स्टडी किया है, आपको क्या लगता है जो ये जो अवेलेबल डेटा है उस हिसाब से थर्ड वेव का जो कहीं उन देशों का कहा क्या हाल है जहां पे थर्ड वेव आ रही है या आ चुकी है? शरद जी, छोटा सा करेक्शन। पहली बात तो एक तो थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। करेक्शन ये कि दिल्ली बॉय, लखनऊ से जुड़ा रहा हूँ, बट वैसे दिल्ली बॉय नहीं, बट लखनऊ से काफी जुड़ा रहे हैं, इसलिए हम तो लखनऊ बॉय कहेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं 2-3 बातें डॉक्टर साहब की उसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो, we did not see this coming is not an excuse, I think. With all my humility मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये नवंबर से ही बोल रहे थे, कुछ ने फरवरी में कहा था कि एक वेव आ रही है। अब इसकी वेलोसिटी के बारे में डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें तो वो हमें साफ साफ बता रहा था कि पहली वेव से ज्यादा खतरनाक दूसरी वेव होती। तो अगर सितंबर में हमारा पीक 1 लाख केस था, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ फोरगॉन कंक्लूजन कि जो सेकेंड वेव आएगी वो ज्यादा ही होगी। अब क्योंकि ये वायरस इतना इतना अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करता है, इसलिए आपको तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ही प्लान करना था। ये एक बैटल की तरह है। आपने एक फौज को हरा के उसको वापस भेज दिया, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगली बार जब वो आएंगे वो उतने ही नंबर्स में आएंगे, या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक्चुअली अब ज्यादा नंबर्स में आएंगे? तो दैट अपार्ट, लेकिन आने के बाद जो आज की स्थिति है, अभी क्या लगता है कि क्या ये जो और एरियाज बचे हैं, ये क्या ये बिल्कुल ये लेट डाउन है कि एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री जाता है? मैं उस पे आया। तो दूसरी बात, दिल्ली और लखनऊ में भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। वेव क्यों नीचे आई है? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लाइफ एज नॉर्मल नहीं है। अभी लॉकडाउन जब हटेगा, हम लोग अनलॉक शुरू करेंगे, तब एक्चुअल सिचुएशन समझ में आएगी कि असल में वेव की सिचुएशन क्या है। क्योंकि अभी इट्स सॉर्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल सप्रेशन किया हुआ है, बट ये नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है ना। बॉम्बे, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ तो लॉकडाउन लगे हैं ना, तो लॉकडाउन अपना असर दिखा रहे हैं। तीसरी बात जो अब आपने बोली कि ये, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, नेशनल फिगर्स को देखना बहुत मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि नेशनल पीक के नीचे हर स्टेट की अपनी पीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तमिलनाडु अभी भी ऊपर जा रहा है, केरला कर्नाटका पीक कर गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं जहां पीक आ गई है, वहां कुछ स्टेट्स हैं जहां अब भी ऊपर चढ़ रहा है ग्राफ। कुछ स्टेट्स हैं, आप शरद जी, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, नंबर्स का जो गेम है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आप तेलंगाना वर्सेस आंध्र प्रदेश देखिए। तेलंगाना ने इतनी भारी गिरावट दिखाई है टेस्टिंग में, तो केस भी कम आने शुरू हुए। ऐसा लगा तेलंगाना में कोविड है ही नहीं। और आंध्रा में टेस्टिंग ठीक ठाक चल रही है, वहां थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी केसेस आ रहे हैं और काफी अच्छी संख्या में आ रहे हैं। तो दो चीजें हैं,
मल्टीपल वेव्स होंगी अलग अलग स्टेट्स में, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा सही। मैं तो ये तक कहूंगा कि विद इन स्टेट भी हेट्रोजेनिटी रहेगी। एक जो बड़ा स्टेट है यूपी जैसा या बिहार जैसा, वहां मिर्जापुर और लखनऊ की पीक अलग अलग समय आएगी, या पीलीभीत और बुंदेलखंड की पीक अलग अलग समय पर आएगी। ये भी फर्क होगा। और दूसरी बात कि जो ये नेशनल पीक नीचे जा रही है, ये मिसलीडिंग इस वजह से भी है क्योंकि अब वो स्टेट्स जो रिपोर्टिंग ठीक से कर रहे थे, जो साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, दिल्ली, वो पीक कर गए, तो वो नेशनल पीक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट इस नेशनल पीक के ड्रॉप में हिडन वेव है, एक हिडन फिगर है फ्रॉम स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां से रिपोर्टिंग शायद ठीक समय से नहीं हो रही है। वो नंबर हमें दिख नहीं रहा बस। राइट। अभी भी हम काफी अच्छे लेवल पे हैं इन टर्म्स ऑफ केसेस। तो ये मेरा एनालिसिस है इस ये जो बात है कि रिपोर्टिंग कम हो रही है, कि टेस्ट कम हो रहे हैं, तो ये तो यूपी के बारे में भी बहुत कहा जाता है। एक्चुअली शरद जी यूपी में अब टेस्टिंग यूपी में बहुत बढ़ गई है, एटलीस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये बताएं। अब सारे ऑफिशियल रिपोर्ट तो खतरा है। नहीं, मैं टेस्टिंग में फिर भी मानने को तैयार हूं कि टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये अब इसमें पेच क्या है, इसमें से कितने टेस्ट आरटीपीसीआर है, कितने रैपिड एंटीजन टेस्ट है। फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड इज रिपोर्ट कितनी देर में मिल रही है। आपने आज टेस्ट करा दिया लेकिन रिपोर्ट आ रही है 15 दिन बाद, या कई केसेस में रिपोर्ट डेथ के बाद आई है। तो वो टेस्ट आज होके कल लॉग नहीं होगा, अनलाइक से कुछ और स्टेट्स जहां पे जल्दी टर्न अराउंड टाइम है, राइट, वो केस लॉग होगा 10 दिन बाद। तो बहुत तरीकों से चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है और काफी अच्छे तरीके से किया जा भी रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अमरीश, देयर इज अनदर थिंग, ये कि ये जो जैसे मैंने कहा कि जो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में लगता है कि सेकेंड वेव जाने के रास्ते में है, जाना शुरू हो गई है, लेकिन जाते जाते ये जो अब की दफे जो सुनने में आ रहे हैं कि कई तरीके के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स या डिलेड इफेक्ट्स, जो एडवर्स इफेक्ट्स छोड़ रहा है पेशेंट्स पे, लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक चीज पर्टिकुलरली देखी जा रही है जो मैंने खुद पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है कई लोगों में, और रिपोर्ट्स आ रही कि लोगों को इट इज फॉलोड बाय हार्ट अटैक्स, और कुछ लोग ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं। तो क्या ये लॉजिकल है इस तरीके की चीज? तो देखिए शरद जी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन केसेस, जो हम देख रहे हैं, तो पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन, बट एज very rightly pointed out by Karthik, we are in the state of lockdown. So it will definitely go up from first whenever they open. How much depend कि हम लोग कितने केयरफुल हैं, कितने हम लोग उसके बाद प्रिकॉशन लेते हैं, क्या करते। दूसरा इस पे भी निर्भर है कि कितने लोग इस समय इन्फेक्ट हो गए। जो एक अभी हमें जो 2 स्टडीज चाहिए शरद, एंड क्विकली मैं आपको बता दूं, ये जो बहुत ज्यादा हमें जीनोमिक स्टडीज चाहिए, बहुत ही लो परसेंटेज है, दैट इज उसको रीजन नहीं है, कैपेसिटी है, तो पता नहीं क्यों पिछले साल कैपेसिटी का इशू था, इस साल नहीं है, तो दे शुड बी। सेकंड इज सीरोलॉजी, तो बहुत जल्दी करनी चाहिए। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जहां जहां वेव निकल चुका है, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि हमारी कितनी हद तक पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है, तो एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया रहेगा कौन लोग कम वल्नरेबल है थर्ड वेव के लिए। या डॉक्टर साहब कैन आई जस्ट ऐड समथिंग? डॉक्टर साहब, उसमें जो आईसीएमआर ये कह रहा है कि अभी सीरो सर्वे करना इस ट्रिकी, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की वजह से भी काफी हद तक मिसलीडिंग फिगर्स आ सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे उस पे? हिस्ट्री मिली जाएगी ना आपको, यू कैन ऑलवेज नो दैट वेदर पर्सन इज वैक्सीनेटेड, सो इट स्टिल डजंट मैटर। So vaccination, antibody है तो भी it will be helpful. So what I'm saying is कि ये this is the challenge, but the other challenge, clinical challenge that you are saying, Sharad, is the fact that इसमें कोई शक नहीं है कि पेशेंट्स को कोविड के बाद काफी तकलीफें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि 2 वीक्स का फिट जो हम लोग ने प्रोटोकॉल बना लिया था मेंटली, एक हफ्ता ये वायरल रेप्लिकेशन, एक हफ्ता ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एंड देन यू आर आउट ऑफ इट, या यू आर यू नो इन द बैड वे, और यू आर इन अ बैड वे, और यू आर आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है इस बार।
ऐसा लग रहा है कि लोग ठीक होने के बाद भी लिंगर ऑन कर रहे हैं, और 2-3 चीजें उसमें हो रही हैं। एक तो 2 हफ्ते के बाद भी दोबारा फीवर, दोबारा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, टू मेनी पीपल लाइक दिस, जो कि लगा कि अब तो निकल गया ठीक है, लेकिन कुछ 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 चलता रहता है, तो तकलीफ रहती है उनको। वो तो अभी मैं माइनर तकलीफों की बात कर रहा हूँ, बॉडी एक्स, फीवर, तो उनको रीवैल्यूएट, रीटेस्ट, इट इज गोइंग ऑन, लगातार हो रहा है ऐसे। दूसरा, जो कुछ लोग को ये थ्रोम्बोटिक एपिसोड हो रहे हैं हार्ट के, ये भी थे, तो लेकिन इस बार डिनोमिनेटर शायद ज्यादा है, या जैसे मैंने कहा जो हमें अभी क्लियर नहीं है कि क्या ये वायरस के बिहेवियर में कुछ है, क्लॉटिंग के इश्यूज हैं, कुछ लोग को हार्ट प्रॉब्लम्स उसके बाद हो रही हैं, कुछ में सिंपली ये होगा कि स्ट्रेस हुआ इतना और उसकी वजह से हो गया, कुछ में एक कंडीशन होती है लंग एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस और इवन they are passing away. So there are episodes happening after recovery and what seeming recovery, it's sort of dragging on, मतलब तक खींच रहा है। और लास्टली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल हम देख रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, तो जो आप अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको कोई नाक में लगा और पता लगा आपको म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कुछ लोग बोलते हैं, ब्लैक फंगस, हम उस पर भी आने वाले थे हम। हाँ, बहुत बिल्कुल। तो ये पोस्ट कोविड, ये नहीं कि कोविड हो के सब खत्म है, या तो बिल्कुल ही माइल्ड होता है जो निकल जाते हैं आराम से, कुछ भी नहीं होता है एसिम्प्टोमेटिक, जो बीच में मॉडरेट तक भी आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, दैट वी हैव लर्न्ड बाय एक्सपीरियंस आल्सो, बट इट इज मोर दिस टाइम। और ये काफी, क्या ये कुछ ब्रेन रिलेटेड भी इश्यूज डेवलप हो सकते हैं? कुछ लोगों का यहाँ पे कहना था, अगर थ्रोम्बोसिस हो रहा है, क्लॉटिंग ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए, लेकिन उतनी रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ब्रेन रिलेटेड अदर इश्यूज आर देयर। आई मीन अभी आपसे पहले पेशेंट जो, वो उनकी याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, अब पता नहीं उसमें कितना स्ट्रेस रिलेटेड है और कितना कोविड का इम्पैक्ट है, बट डेफिनेटली मेंटल हेल्थ चेंजेस एंड सम कॉग्निटिव चेंजेस आर नॉट अनकॉमन। सो हमें पड़ेगा एल्डरली लोगों में ये क्या, कैसे ये आगे बढ़ता है। तो मतलब कोविड की अवेव आए और चली जाए, और उसके बाद ये नहीं है कि ऑल इज वेल, इतना आसान नहीं है। और जिस तरीके के ये जो इश्यूज इस तरह के आ रहे हैं कि ठीक होकर के आ गए और फिर से कोविड पकड़ा आफ्टर अ वीक और सो, हॉस्पिटलाइजेशन के नेगेटिव होने के बाद घर आकर के, एंड देन रीएडमिट हुए, उसमें हार्ट अटैक हुआ, कोलैप्स कर गए। मुझे अभी रीसेंट के यहाँ के मुझे हाफ अ डजन केसेस मालूम है स्पेसिफिकली जिनके साथ यही हुआ। ये क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ द, ये वी डोंट नो, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग कोविड से, पर ये जरूर हो रहा है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। पेशेंट घर आ गए, दोबारा कोविड नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होता, लंग में फिर से कुछ कुछ आने लगता है, फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर लगते हैं, फिर बुखार आने लगता है, फीवर, तो ज्वर और आता है 2 हफ्ते बाद, उसके लिए फिर एडमिशन, और उस समय थ्रोम्बोटिक तो हो सकता है, वो इन्फ्लेमेशन न हो के लंग में स्मॉल ब्लड क्लॉट्स हो रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है। उसी में हार्ट का क्लॉट हो या लंग में बड़ा क्लॉट हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो ये दिस इज देयर इज नो डाउट कि 2 हफ्ते बाद भी लोग फंस रहे हैं, और म्यूकोरमाइकोसिस तो एक और ही पूरी कहानी है। और ये जो फाइब्रोसिस लंग में हो रही है, क्या ये मेडिकली क्योरेबल नहीं है और समथिंग, इस तरीके का कंफ्यूजन यहाँ मैंने सुना डॉक्टर्स से। अभी इस कोविड वाले फाइब्रोसिस की हिस्ट्री तो मालूम नहीं है, लास्ट ईयर हो रही, लेकिन फाइब्रोसिस तो लंग की क्योरेबल होती ही नहीं है। ओके, प्रॉब्लम उसमें लंग ट्रांसप्लांट इज द ओनली आंसर, व्हिच इज बढ़िया है, लेकिन मतलब ऐसी कोई अच्छी दवाई, और लंग ट्रांसप्लांट तो कैडेवरी हो सकता होगा, और वो भी कहाँ इंडिया में अवेलेबल कहाँ है? लंग ट्रांसप्लांट सोचना तो बहुत ही आगे की बात होगी, लेकिन बहुत बता लेंगे, कई बार उसकी जरूरत पड़ेगी, इंडियंस में आगे ऐसे ना हो। बट एक चीज और बताइए डॉक्टर अमरीश की, क्या जो पोस्ट कोविड एडवर्सिटीज हैं, क्या इनमें से ये कैन दे एनी ऑफ दीज आल्सो बी काइंड ऑफ परमानेंट डैमेज? कह नहीं सकते, लेकिन लंग फाइब्रोसिस तो हो ही सकता है। लंग फाइब्रोसिस ओके, वो तो परमानेंट हो ही सकता है। एम्बोलिज्म क्योर हो जाता है? एम्बोलिज्म में इधर या उधर, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया और बहुत बड़ा एम्बोलिज्म नहीं था तो एकदम ठीक हो जाएंगे, और अगर पे ब्लॉक कर दिया, वो हार्ट अटैक की तरह है, गलत जगह पे ब्लॉक कर दिया तो पूरा ही फिर गड़बड़ है। तो उसमें इधर या उधर वाला चक्कर है। ये भी कहते हैं, जो अपने फील्ड की मैं बता रहा हूँ, दैट कोविड से डायबिटीज शुरू भी हो सकती है। मतलब एक तो ये कि डायबिटीज होता है और कोविड के दौरान शुगर बढ़ती है, पर इस पे भी बहुत शोध चल रहा है
कि कोविड से नई डायबिटीज शुरू हो सकती है, शायद पैंक्रियास पे उसका असर ऐसा है। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा, रिसर्च ये तो बड़ा ओहो, अभी कुछ केसेस आपने देखे हैं इस तरीके के जो जिनमें है, जिनको भी डायबिटीज नहीं थी और परसिस्ट कर रही है आफ्टर परसिस्ट कर रही है। ओके ओके। कार्तिकेय, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कहीं से इस तरीके का डेटा है कि ये जो एडवर्सिटीज हैं इस तरीके, जिस तरह डॉक्टर मित्तल बता रहे हैं, और कुछ कंट्रीज से इस तरीके का डेटा मिला है क्या? नहीं शरद जी, मेरे आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऐसा कुछ अच्छा। डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। हाँ, जी नहीं, अभी तो फर्स्ट एंट्री का डेटा ही आ जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस समय तो अच्छा, यही लॉट ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू शरद, इंप्रेशंस हैं, एनेक्डोट्स हैं बेस्ड ऑन। राइट राइट। मैं बहुत एक वक्त बात लगेगा। एक बात और जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। डेटा जो है हमें चाहिए ये चेक करने के लिए कि आगे क्या होता है। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि शरद जी, एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड आएगा होपफुली हाँ, सून। हमें उसमें बहुत सारी पोस्ट कोविड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे कोविड की वजह से अनाथ हो गए हैं, ऑर्फन हो गए, आपको उसके लिए तो कम से कम कोविड डेथ्स को मार्क करना पड़ेगा ना ठीक से। जब तक आप उनके पेरेंट्स को कोविड कैजुअलिटीज मानेंगे नहीं, तब तक आप उनको रिलीफ कैसे पहुंचाएंगे? तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी इन स्टेट्स लाइक यूपी, जहां अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि अंडर रिपोर्टिंग से सिर्फ आज आपकी साख बच सकती है, लेकिन कभी ना कभी आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना जो आप पोस्ट कोविड पॉलिसीज बनाएंगे वो किस बेसिस पे बनाएंगे? ये तो बड़ी लार्ज स्केल पे है। अब आप लोग देखिए जिस तरीके से यूपी में डेड बॉडीज फ्लोट करती रही नदियों में, और किनारे आज तक जो दफनाई गई नदियों के किनारे हजारों की तादाद में है। तो जब ड्रोन से पिक्चर्स आई हैं तो उसमें कितने अनअकाउंटेड डेथ्स हैं ये। और शरद जी, और जी, और उसमें सिर्फ वो नहीं, ये तो हमको दिख रही है ना स्थिति। जो लोग अपने घरों में मर रहे हैं, जिनका पता भी नहीं चल रहा, या जो लोग कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, बट जो उनका टर्मिनल रीजन बताया जाता है हार्ट अटैक। हाँ बिल्कुल, टर्मिनल रीजन बताया जाता है एस्थमा, कि भैया आप कोविड से तो ठीक हो गए थे, फिर आपको हार्ट अटैक आया ना, तो आपका कॉज ऑफ डेथ। और ये सिर्फ यूपी में नहीं है, हर जगह ही है। नहीं, ये तो वहां पर है जहाँ कॉज ऑफ डेथ लिखने का कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, गांव वगैरह में डॉक्टर अमरीश या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, यूपी में तो देखते ही हैं हम, लेकिन और जगह भी यही हालत होगी कि डेथ सर्टिफिकेट का कोई वजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अंडर रिपोर्टिंग जहां और कार्तिक, एक और चीज है कि वहां पे लोग जो है, एक तो कई जगह ये हो गया है कि एक तरीके का टैबू हो गया है कि गांव वाला कई जगह बताना नहीं चाहता है, और उसको पता भी नहीं है क्योंकि कोई टेस्ट तो नहीं हुआ है। लेकिन टैबू जैसे उसके जैसे सिम्टम्स कोविड जैसे हैं, वो कहता है कि खांसी जुकाम हुआ था और बुखार आया था, मर गए। और टाइफॉइड कहा जा रहा है उसको टाइफॉइड, बहुत जगह टाइफॉइड लिख के देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज हमारे जिस तरह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं। बहुत सी जगह CHCs PHCs में ताले लगे हुए हैं, तो लोगों के पास कोई साधन तो है नहीं। लोग डिपेंड करते हैं झोला छाप डॉक्टर पे, वो जो कह दिया उसने। और उसके अलावा भी लोग बताने में डरते हैं, क्योंकि बता दिया अगर कि देखिए इस कोरोना हो गया था, तो वो सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं छूत की बीमारी है, हमको भी लग जाएगी। और तो आपने अंडर रिपोर्टिंग की बात की थी ना शरद जी, तो मैं उस दिन इंटरव्यू डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी कर रहा था, बहुत फेमस एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। तो जो रेशियो बताया जा रहा है एक्चुअल से ऑफिशियल का, वो 10 से 20 के बीच बताया जा रहा है केसेस। जो एक्चुअल केसेस है वो 10 से 20 गुना हो सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि पहली वेव कम सिवियर थी, इसलिए वो अंडर रिपोर्टिंग 10 के करीब है, 10 गुना के। और सेकेंड वेव ज्यादा सिवियर है, तो अभी अंडर रिपोर्टिंग 20 के करीब है, तो वो एवरेज बीच में बैठेगा, 10 से 20 के बीच में। राइट। तो ये तो आम ये एक एवरेज बात है। और डेथ्स में जो पहले फिगर 2 to 5 कहा जा रहा था, अब वो 4 to 6 कहा जा रहा है। और इसमें भी स्टेट वाइज बहुत डिफरेंस होगा। ये एक नेशनल एवरेज है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में ही ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग होगी वर्सेस से साउथ इंडिया के जो स्टेट्स। तो ये तो बड़ा जो उसकी बात है। और खास तौर से ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं,
जहाँ लिमिट ही नहीं है कोई अंडर रिपोर्टिंग की। जिस तरीके से हम लोगों ने खुद भी देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, काउंट्स लेके किया है कि शमशान घाट पे इतनी बॉडीज गई और कागज पे दिखा रहे हैं इतने, तो ये तो बड़ी समस्या आएगी है। और और शरद जी, पता ये नहीं बहुत कभी इंटरेस्टिंग, ये ऐसी बीमारी है जहां पे आप जितना कम काम करेंगे उस समय आप उतना बेहतर दिखेंगे। कि आप कम टेस्टिंग करेंगे तो आप बेहतर दिखेंगे, कि ये कुछ है ही नहीं, जब तक कि एक्चुअल में एविडेंस लोगों को दिखना नहीं लग जाएगा, जैसे कि डेड बॉडीज या क्रिमेशन ग्राउंड्स में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो स्टेट्स कंसिस्टेंटली टेस्ट कर रहे थे, जिनको पहले बुरा भला कहा जा रहा था कि आपकी वजह से नेशनल एवरेज ऊपर जा रहा है, वो आज बेटर सिचुएशन में है। जब तक आप अपने थ्रेट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप उसको फाइट कैसे करेंगे? ये तो सही बात है। जब आप जिस तरह से कंसीलमेंट, डॉक्टर अमरीश का हमें सबसे ज्यादा एज अ लेमैन ये लगता है कि अगर कोई भी समस्या है उसको अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, डिनायल मोड में रहेंगे, तो सोल्यूशन तो कभी मिलेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो जिस तरीके से जो अभी हैंडलिंग हो रही है, ये जो मैनेजमेंट हो रहा है ये पोस्ट कोविड दौर के लिए, और वो आपको क्या लगता है कि इज इट इनफ? क्या इसके लिए और लार्जर स्केल पे तैयारी होनी चाहिए और इसको तमाम चीजें एड्रेस नहीं हो रही हैं? नहीं शरद, सब चीजें तो एड्रेस नहीं हो रही हैं, कोई डाउट ही नहीं है। तैयारी तो अब मेरे ख्याल से लोग ये गलती तो नहीं करेंगे, कम से कम अथॉरिटीज ऐसी गलती नहीं करेंगी सोचने का कि अब वेव नहीं आएगी, तो प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। गार्ड लोअर नहीं होगा अब आइंदा, होपफुली एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं होगा। पब्लिक का भी तो अपना रहता है, तो बट ऑफिशियली तो गार्ड लोअर नहीं हो सकता, इतनी गलती तो कोई नहीं कर सकता। देखिए अल्टीमेटली सेंटर स्टेट डिफरेंसेस, हर सरकार तो ये चाहती है कि पब्लिक ठीक रहे, ये भी कहना गलत, सरकार को कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने आप को बचाते हैं हर चीज में, जब बचाने की कोशिश करते हैं। मैं ये आपको लास्ट टाइम शायद कहा था, पब्लिक हेल्थ में एक बहुत बड़ी सेइंग है, आप हर चीज छुपा सकते हैं लेकिन डेथ नहीं छुपा सकते पब्लिक से। तो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर इन दिस, यू कांट से कि कुछ नहीं था ऐसे ही था। तो ये मुझे जो अफसोस हुआ ये जान के, मैंने सोचा कि कॉज ऑफ डेथ तो भूल जाइए, सिर्फ टोटल डेथ्स इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर विलेज पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा। पिछले मार्च में तो डेथ्स यहाँ हुए थे 100 और इस मार्च में वो 500, तो कहां से बढ़ जाएंगे 400 भाई? फैक्टर वेरिएबिलिटी का लगा लीजिए, फिर भी यू विल फाइंड, तो सिंपल डेथ डेटा से ही हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर रिकॉर्डेड नहीं है, फॉरगेट कोविड कॉज ऑफ डेथ, अगर डेथ सी रिकॉर्डेड थी देन तब तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर ये है कि अगर सरकार सही भी करना चाहेगी, एक बार जब जिस तरह से ये फोटोग्राफ्स और सबने देखी हैं, इमेजेस जो आप लोग ने दिखाई हैं अबाउट द डेड बॉडीज एंड द डेथ टोल इन दैट विलेज और दैट एरिया बीइंग सो मच लोअर, जो दिखाया जा रहा है उससे तो विश्वास उठ जाता है। फिर अब कल को सही भी बताना शुरू करेंगे तो वो हम लोग को तो यही लगेगा कि शायद कम ही बता रहे हो। नहीं, और ज्यादा उससे और ज्यादा जब आप छुपाते हैं तो और ज्यादा शक बढ़ता है सच बता नहीं छुपाने से। और यहाँ तो ये तो बात है जो छोटे शहरों में, गांव में जो देखने को मिल रहा है, तमाम वहाँ पे कोई शमशान घाट नहीं होते हैं ईयरमार्क्ड विलेजेस में, लोग अपने घरों के सामने जला देते हैं। और इस तरह के ये जो नदी के किनारे जो दफनाए गए हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद में, अब उनको, अब गवर्नमेंट का तो अप्रोच ये चल रहा है कि उनके ऊपर से चादरें हटा लो जिससे ऊपर से ड्रोन शूट ना कर पाए, दूर से दिख ना जाए। तो अप्रोच अभी भी वही चल रही है, डिनायल मोड वाली। तो इससे तो इन द लॉन्ग रन मेरा ख्याल नुकसान ही होना है। पहली बार शरद जी भाजपा वाले भगवे से दूर भाग रहे हैं। भगवे को अपने से दूर हटा रहे हैं। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, झारखंड ने एक ऑडिट ऑर्डर किया है डेथ्स का, कि झारखंड गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि अब हम आगे जाते हुए वी वांट एन ऑडिट, ये जानने के लिए कि ट्रू डेथ्स का काउंट क्या है हमारे स्टेट। अच्छा, कैसे कर रहे हैं वो? तो अब उसकी मेथोडोलॉजी आई डोंट थिंक अभी डिसाइड हुई है, बट उनका जो इंटेंट है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अवेलेबल डेटा पॉइंट्स को करें या सर्वे करें और ये पता लगाएं कि एक्चुअल डेथ्स कितनी थी वर्सेस रिपोर्टेड डेथ्स। बट कार्तिकेय, जैसे ये हुआ, डॉक्टर अमरीश आप भी जरा ये बताइए कि जिस तरह से बॉडीज जो दफना दी गई हैं उनका कोई पुरसाल, कोई पता नहीं है कौन थे, कहाँ थे, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं किसी तरीके की, तो उसको कैसे काउंट में लेंगे?
आप उनके रिलेटिव से पूछेंगे ना, आप घरों में जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपके घर में कोई पेशेंट था। ये एक तरीका हो सकता है। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो एक स्टेटिस्टिकल तरीका है जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, जिसे कह रहे हैं एक्सेस डेथ्स, कि अगर ऑन एवरेज आपके एरिया में 1000 डेथ्स होती थी हर साल, इस साल अगर 5000 हुई है तो वो 4000 या उस पर जो एक अप्रोक्सीमेशन लेके आप एट्रीब्यूट कर देंगे कोविड को। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि एज इट इज रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि अगर किसी एरिया में पिछले साल 0 थी तो इस साल भी 0 ही होगी, क्योंकि वहां रिपोर्टिंग होती ही नहीं। दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स कई एरियाज में। तो वहां पर ये चैलेंज आएगा कि आप सेकेंडरी डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, तो आपको शायद सर्वेस करने पड़ेंगे अगर गवर्नमेंट की इंटेंट है तो। राइट, नो वो इंटेंट ही का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इंटेंट हो जाए तो हाफ द बैटल इज वन। तो यहाँ तो प्रॉब्लम इंटेंट की है, जहाँ विभिन्न सरकारों की। तो देखें वेदर ये सुधार होता है कि नहीं। लेकिन ये जो आजकल बड़ी चर्चा चल रही डॉक्टर अम्बरीश है कि यहाँ पे बड़ी पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में जो आई थिंक उसने टेकन द लीड इन प्रोक्लेमिंग कि हमने दूसरी वेव को तो कंट्रोल कर लिया, अब हम तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं और हम प्रिपेयरनेस शुरू कर दी है। जगह जगह पीडियाट्रिक आईसीयूज बना जा रहे हैं। ये कितना मेडिकल सेंस बनता है लगता है आपको इसमें? क्योंकि बात हो रही है आईसीयूज सीएचसी लेवल तक आईसीयूज बना देने की पीडियाट्रिक। ये थोड़ा देखिए, पहली बात तो सेकेंड वेव अभी किसी हालत में भी कह नहीं सकते हम कि कंट्रोल्ड है। अभी तो केसेस कम हुए हैं, जरूर हो सकता है बहुत जगहों पे तो लॉकडाउन से हुआ हो और बहुत जगह वाकई वो वेव बहुत सारे लोग को इन्फेक्ट करके निकल गया हो वायरस। पर ये हमने कोई बहुत ज्यादा हम अपने पे क्रेडिट लें कि हमने सेकेंड वेव कंट्रोल कर दी, वो एक सोचने का तरीका गलत है। बिल्कुल हमें ये सोचना चाहिए कि ये कुछ कंट्रोल में आया है वायरस, अब हमें जल्दी से अपना रैंप अप करके इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्सीनेशन बढ़ा के जिससे दोबारा जब तक कि अटैक करे तब तक हम तैयार रहें। नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपने एग्जांपल दिया दैट आप अगर एक लड़ाई में आपका एक दुश्मन भाग गया है तो दोबारा आप करें अब तो गया, तो वो इंडियंस बड़ी गलती करते रहे हिस्टोरिकली, और दोबारा आके जो है फिर वो आपको मारेगा। तो आपको डेफिनेटली थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बट थर्ड वेव का प्रिपरेशन एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। पीडियाट्रिक आईसीयूज बहुत आगे बढ़ गए हम, अभी ये कोई एविडेंस साइंटिफिक नहीं है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये एक शक लोगों को लग रहा है कि अगर एडल्ट पॉपुलेशन पूरी वैक्सीनेट हो गई तो ज्यादा प्रोन होंगे, पर ऐसा कैसे, कोई वायरस की स्टडी अभी ऐसी नहीं है जो कह रही है कि थर्ड वेव बच्चों में ज्यादा आएगी। तो इसलिए ये हमें बच्चों के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, पर हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना आसान तो होता नहीं रैंप अप करना चाहिए। अगर आप जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि सालों से दशकों से ऐसे चल रहा है तो एक ओवरनाइट आप नहीं ठीक कर सकते, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बेड्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। आईसीयू वेंटिलेटर चलाएगा कौन? कितनी जगह ऐसे हुआ है कि वेंटिलेटर इवन इन दिल्ली कि वो आए और चलाने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ से वीडियो से किसी ने सिखाया वहां पे वेंटिलेटर चलाना, इस टाइप की चीजें हुई है। तो ऐसे कभी हम लोग सब तैयारी सोच रहे हैं ये कर देंगे, बेड बना देंगे, हम लोग एक जो पूरा फैसेट भूल गए हैं दैट द जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है दैट इज डिप्लीटेड एंड डिप्लीटिंग। मतलब एक तो वैसे डेथ्स भी अनफॉर्चुनेट हो गई फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उसके अलावा लोग साइकिल्स में वर्क करते करते फिर क्वारंटीन। सो ये ऐसे सिर्फ बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतना एम्बिशियस नहीं कि हम पीडियाट्रिक आईसीयू वहां खोल देंगे पीएचसी में जहां भी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, अगर है तो वहां पीडियाट्रिक आईसीयू मतलब वो होगा। तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, we have to be realistic, we have to have several levels of preparation. First level will be enforcing as much as possible मास्क पहनना और डिस्टेंसिंग, ये पहले लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स होगा। दूसरी, इसमें ढील नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, हमें जो वैक्सीनेशन है जितना भी हम बढ़ा सकें उतना हमारा लाभ होगा, जिस तरह से भी करें। तीसरी बात, हमें बेड अरेंजमेंट्स उस हिसाब से करने पड़ेंगे और ऑक्सीजन सप्लाईज को इंश्योर करना पड़ेगा। चौथी बात, हमें दवाइयां जो चाहिए होती है, एक त्राही मच गई उसी की। अब दवाई, अब म्यूकोरमाइकोसिस दवाई में इतना प्रॉब्लम हो रही है, इसमें दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है। ये बताइए म्यूकोरमाइकोसिस की दवा की इतनी क्राइसिस क्यों हो गई है? क्या पहले म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता? क्योंकि अगर ये एट्रीब्यूटेबल है टू ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स,
तो एम्स की वो प्रोफेसर हैं र्यूमेटोलॉजी की, डॉक्टर उमा कुमार, उनका स्टेटमेंट आया था कि जो है ये तो हम पहले भी स्टेरॉइड देते थे लेकिन पहले नहीं होती थी। तो उनका कहना ये था कि शायद ये इसकी वजह से है कि यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन फॉर मेडिकल पर्पसेस जो हुआ है इस दौरान क्राइसिस की वजह से, उससे हुआ है। तो शरद, इसमें बहुत सारी थियरीज हैं। सबसे पहली सिंपलेस्ट तो यही है कि अभी डिनोमिनेटर इतना ज्यादा है, वेव का साइज इतना बड़ा था, कि उसकी वजह से ये पिछली बार भी केसेस हुए थे, उसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। हर चीज में ये थियरी है। यंग लोग जो हैं वो पहले भी थे, लेकिन क्योंकि अब 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स ज्यादा दिख रहे हैं, एनेक्डोटली ज्यादा लगता है। वील हैव टू वेट फॉर द फाइनल डेटा, वेदर ये सिर्फ स्टेरॉइड से है, सिर्फ हाई ब्लड शुगर से है, वेदर ये किसी और कंटामिनेशन। बट ये 2 फैक्टर्स तो हैं ही, स्टेरॉइड्स एंड हाई ब्लड शुगर आर प्रूवन फैक्टर्स, तो उनको तो हमें चेक करना ही चाहिए। ऑक्सीजन एज अ सोर्स और कंटामिनेशन अभी प्रूव नहीं हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस में, इसकी वजह ऐसा नहीं कह सकते। दवाई क्यों नहीं मिल रही, जो जिससे हमने बात शुरू की थी, दवाई एम्फोटेरिसिन बी की हमेशा थोड़ी बहुत शॉर्टेज रहती है, हम तो तब से देख रहे हैं जब हम इंटर्न और रेजिडेंट थे, लेकिन रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती थी ना। तो म्यूकोरमाइकोसिस 1984 में हमने एंडोक्रिनोलॉजी ज्वाइन की थी एज अ रेजिडेंट, and now it's 2021, and I may have seen over this period of I don't know how many 36-37 years मैंने शायद 50 केस देखे होंगे म्यूकोरमाइकोसिस के। और इस समय 50 केस मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, मैक्स नेटवर्क में। राइट। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है, मैनीफोल्ड। तो उसके लिए भी एम्फोटेरिसिन, ये हल्का सा इंडिकेशन आना शुरू हुआ था तभी हमें, वो तो महाराष्ट्र में हो रहा है, यहाँ नहीं होगा, मतलब सबका कुछ अलग वो रहता है, तो हम लोग को we had to be a little faster। डॉक्टर अमरीश, ये तो आपने बड़ी ये जो स्थिति बताई इसकी ब्लैक फंगस के बारे में, ये तो काफी सीरियस इशू लगता है, और स्पेशली इस वजह से कि मेडिकेशन नहीं अवेलेबल है, और सब जगह यही त्राही मची हुई है। कभी शुरू में ये था कि गवर्नमेंट सेटअप में है, प्राइवेट में नहीं है, और अब ये भी कह रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि प्राइवेट में मिल रही है एम्फोटेरिसिन एंड गवर्नमेंट सेटअप में नहीं मिली। बहरहाल क्राइसिस है। क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है या बाहर से आती है दवाई, और क्या रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है या क्या? एम्फोटेरिसिन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, बिल्कुल होती है, और अब वो लाइसेंस वगैरह दे रहे हैं लोगों को बनाने के लिए, और लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी इतनी। तो ये तो सिर्फ एंटिसिपेशन वाली बात थी ना, जैसे ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज हुआ वो एंटिसिपेशन वाली बात थी। आप एक पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रहे हो, सब ठीक चल रहा है, तो आपने सोचा चलता रहेगा। आपने सेकंड वेव को एंटिसिपेट नहीं किया कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर फर्स्ट वेव से बड़ी सेकंड वेव आई, जो कि एक्सपेक्टेड था, कुछ तो बड़ी आएगी ही, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो उसका मूवमेंट कैसे होगा। इसी तरीके से इसमें हो रहा है जो एम्फोटेरिसिन है, कि आपने स्केल अप एकदम से करना, इस समय शोर करना ठीक है, अच्छा है, लेकिन एकदम से स्केल अप करना बहुत मुश्किल होता है, कि आपने आज तय किया और कल से एम्फोटेरिसिन बढ़ गई एकदम से, कैसे होगा वो, उसमें टाइम लगता है। शरद जी, हम एक बात जोड़ना, कार्तिकेय, ये ब्लैक फंगस के बारे में क्या अवेलेबल डेटा है? क्या ब्लैक फंगस की ये जो जिस तरीके से फैल रहा है, इज इट हर जगह इसी तरीके की हालत है या स्पेसिफिक एरियाज में हो रहा है ज्यादा? तो अगेन डेटा, जहां तक मेरी नॉलेज है, सरकारी डेटाबेस में ऐसा कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा शरद जी कि इसमें जुड़ा हुआ है ये ब्लैक फंगस के बारे में भी एक जो नैरेटिव है, जो आप कह रहे थे कि तीसरी वेव को लेकर पीडियाट्रिक वार्ड्स खुल रहे हैं यूपी में। दिल्ली में भी अब फोकस ये है कि दूसरी वेव गई, तीसरी वेव के लिए तैयारी चालू है। कई स्टेट्स ने अब मेन एनिमी ब्लैक फंगस को बनाकर उसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। आप ये देख रहे हैं कि जो चीज हमसे संभली नहीं वो तो चली गई, अब नया गोल पोस्ट। ये तो अब हम तीसरी की तैयारी कर रहे हैं, पहले दूसरी निकल गई, क्योंकि दूसरी हमसे ये नोटबंदी याद होगी आपको, ये हमारी यूपी गवर्नमेंट बहुत जोरों में कर रही है, ये बहुत सारी राज्य सरकारें कर रही है, आपको नोटबंदी भी याद होगी। अच्छा, एक नहीं हुआ अगला कर लेंगे टारगेट पूरा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर लेंगे। तो इस नैरेटिव में पॉलिटिक्स भी है। जो थर्ड वेव का नैरेटिव है, इसमें ऑप्टिक्स, पॉलिटिक्स एंड नैरेटिव बिल्डिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस समय। अब ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली, राजस्थान ने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है।
तो वो स्टेट्स जो देवर कॉट नैपिंग सेकेंड वेव में, तो अब क्योंकि छोटा खतरा एक दिख रहा है कि चलो इसको तो कम से कम फोकस करके इसको एलिमिनेट करके एक विक्ट्री क्रेडिट लिया जाए। लेकिन इसमें भी क्रेडिट मिलते हुए नहीं दिख रहा है, बिकॉज जब दवाई नहीं मिलेगी तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लोग मरते थे, बगैर उसके मरते थे, अब एम्फोटेरिन की एब्सेंस में लोग मरेंगे। आई एम थिंकिंग लाइक द गवर्नमेंट कि उनके जो स्ट्रैटेजी है वो क्या इस समय लग रही है, और इसमें सब एक समान है इस समय। दिल्ली में मैं फेसबुक कार्तिक, आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अब इस तरह के पैंडेमिक को लेकर के ये राजनीति लोग करना बंद करेंगे और फोकस करेंगे रियल हेल्थ इश्यू पे। लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीति से। तो मुझे लगता है एंड आई थिंक डॉक्टर अमरीश आप भी इससे एग्री करेंगे कि इस पे जहां तक जिंदगी और मौत में से के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बजाय इस पे फोकस करने की कि दवाई, अब आज की डेट में अगर ये बीमारी है तो इसकी दवाई का इंतजाम किया जाए और आगे की तैयारी की जाए। ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए एक्सरसाइजेस बंद हो। मुझे लगता है कि ये इसके बगैर जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, नहीं तो हम लोगों के लिए आगे जो फ्यूचर है वो वाकई में भयानक हो सकता है। आपको डॉक्टर, लास्ट वर्ड डॉक्टर अमरीश, क्या लगता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इस स्टेज पे आकर के? तो शरद, वे फॉरवर्ड वही बेसिक स्टेप्स है। जब आप क्रिकेट में अच्छा नहीं करते हैं टेस्ट मैच में तो बोलते हैं गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वही स्टेप्स हैं, उसमें कोई मैजिक नहीं है, उसमें स्टेप्स वही है। किसी भी तरह से, मैंने लास्ट टाइम बोला था, बाय बोरो स्टील वैक्सीन, जहां से भी मिले, जिस प्राइस पे भी मिले, यू प्लेस इन ऑर्डर, वैक्सीनेट एज मच ऑफ द पॉपुलेशन एज यू कैन। जितनों को वैक्सीन आप इस पीरियड में लगा देंगे, जब तक थोड़ा बहुत कम रहता है, उतना फायदा है। इस बार हमने वैक्सीन लगाया है जब पूरा वेव बर्स्ट कर रहा था हमारे ऊपर, उसी समय तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है कि वाइल इतने एसेंडेंसी पे डिजीज है, अपवर्ड स्विंग पे, उसी समय वैक्सीन नहीं लग रहा। तो ये एक अलग है। तो जितना वैक्सीनेट कर सकें उतना अच्छा है। और मैं फिर बोलूंगा कि बहुत ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रिकॉशंस नहीं छोड़ेंगे, एंड स्टिफ पेनल्टी होनी चाहिए प्रिकॉशंस छोड़ने के ऊपर। लोकल लीडरशिप, हर चीज सेंटर से, लोकल सोशल लीडर्स हैव टू एंश्योर, द गांव प्रधान हैज टू एंश्योर, द लोकल लीडर जो वहां पे है उनको एंश्योर करना है अपने अपने एरियाज में कि ये फॉलो हो। और ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां लोगों ने ऐसे एनफोर्स किया है बहुत स्ट्रिक्टली। तो ये हमारी मास्किंग और ये भी हमारे साथ रहेगी, 2020 में तो रहेगी, 21 में भी मोस्ट लाइकली रहेगी। तो इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंश्योर करना है, वैक्सीनेशन को करना है। साथ में हमें अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी में सब चीज होती है, बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को जितना भी हम गैल्वेनाइज कर सकें, जितना भी हम इंप्रूव कर सकें, हमें तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ये सोच के तैयारी तो इसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि तीसरी वेव दूसरी वेव से भी बड़ी होगी। अगर आप स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री में भी जाएं तो सेकेंड वेव वाज द मेजर किलर, वो भी यही एक्चुअली उसमें सिमिलैरिटी है, वेस्ट से ही आई थी और उन्नाव में बॉडीज वहां भी पाए गए थे बाय द वे। तो 100 साल पहले, तो 100 साल पहले। तो इसलिए ये स्टोरी ऑफ पैंडेमिक्स में सेकेंड वेव हमेशा ज्यादा होता है, उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। और दूसरा, इस समय हमें थर्ड वेव की तैयारी तो करनी ही है, वो ठीक है, लोग कह रहे हैं, लेकिन सेकेंड वेव को खत्म ना माने। ये बहुत, अभी अब सेकेंड वेव के बीच में तो थोड़ा सा कम हुआ, फिर वही गलती हम करें, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कार्तिकेय, कंक्लूड करने से पहले जरा सा आप हमें स्पेनिश फ्लू की बात हुई है, तो जरा ये इसमें कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, स्पेनिश फ्लू से कितनी कैजुअलिटी हुई थी और आज की में किस तरह से कंपैरेबल है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो स्पेनिश फ्लू में कैजुअलिटीज के एस्टिमेट्स बहुत वेरी करते हैं, 2 करोड़ से 5 करोड़ कोई कहता है, कोई 5 करोड़ से भी ऊपर कहता है वर्ल्ड वाइड। रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड 100 इयर्स पहले इतना नहीं होता था। हाँ, एक एस्टिमेट ही देता है, जो जैसे यूएसए में जो सीडीसी की वेबसाइट है उसमें भी आपको एक बैंडविड्थ मिलेगी, आपको एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं मिलेगा क्योंकि हर कंट्री का उस हिसाब से इतना अच्छा रिपोर्टिंग नहीं था। इन्फेक्शंस तकरीबन 50 करोड़ थे और आज की डेट में कोविड के इन्फेक्शन अभी 20 करोड़ से भी कम है रिपोर्टेड। 20 करोड़ या 30 करोड़? 20 करोड़ से कम पूरे वर्ल्ड में जी। ओके। तो
ये है, बट जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव वाज वेरी डेडली। जो उस समय कैटलिस्ट का रोल जो आज एयर ट्रैवल ने प्ले किया पैंडेमिक को फैलाने के लिए, उस समय वर्ल्ड वॉर 1 ने फैसिलिटेट किया कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से अलग अलग लोग घूम रहे थे, वो सोल्जर्स यहां से वहां जा रहे थे, तो बीमारियां अलग अलग जगहों पे, जो बीमारी थी वो वर्ल्ड वॉर 1 के शिपमेंट्स की वजह से फैली थी। राइट। थर्ड वेव थोड़ी सी हल्की हो गई थी लेकिन अब प्रॉब्लम इस वायरस में ये है, आप, मुझे नहीं पता शरद जी आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो वुहान की कॉन्स्पिरेसी है वो रिवाइव हो रही है इंटरनेशनल स्टेज, हाँ बिल्कुल हो रही है, इंटरनेशनल स्टेज पे हो रही है, और कुछ क्रेडिबल एविडेंस अब वेस्ट से ही आ रहा है। अगर ये नेचुरल वायरस नहीं है तो क्या ये बाकी वायरसेस की तरह जो म्यूटेशन के बाद वीक होते हैं, क्या वो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा? तो आई डोंट थिंक मेरे पास इसका जवाब है, बट इसका कंपैरिजन स्पेनिश फ्लू से तब तक ही वाजिब है जब तक वायरस दोनों नेचुरल माने जा सकते। ओके, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव नोट पे रहे, और थर्ड वेव जैसा स्पेनिश फ्लू में 100 साल पहले थर्ड वेव माइल्डर थी सेकंड वेव से, हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे यहाँ भी जो अगर थर्ड वेव आनी है तो इससे माइल्डर ही हो। इन विद दैट होप लेट अस से गुड बाय। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अम्बरीश, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच कार्तिकेय।